सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा मैग्नेटिक मटेरियल का सेकेंड लेक्चर है। मेरे ख्याल से आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग पहले ये समझेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के पीछे का कारण क्या है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरीके से मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और फिर जो जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है पाउलीज एक्सक्लूजन के हिसाब से, जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, और इस वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनती है मटेरियल्स में। आज हम एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बेस्ड ऑन कि कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस किस तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, बताता है, उस हिसाब से मैग्नेटिक मटेरियल तीन टाइप में डिवाइड किए गए। तीन टाइप है। एक है डायामैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन पार्ट में या तीन टाइप में डिवाइड किए गए हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करने का कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है, तो उसके लिए क्या करने का, वो मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने का। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें उसको रख देने का। अभी आप देखेंगे अगर वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो क्या करेगा पता है, वो उस जगह पे रिपेल करेगा, वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा। तो जब कोई मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद रिपेल होता है, ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस को या ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। इसमें एग्जांपल में कौन कौन सा आता है, आपका कॉपर आता है, गोल्ड आता है, गोल्ड, बिस्मथ आता है, सिलिकॉन आता है, वुड, पेपर, प्लास्टिक एंड सो ऑन। ये सब अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, ये सब डायामैग्नेटिक है। ये लोग रिपेल करते हैं, रिपेल मैग्नेटिक फील्ड। जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर इनको रखेंगे ना तो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे उस मैग्नेटिक फील्ड से। तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये तो भाई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऐसे पता चलेगा। जहां तक कि पैरामैग्नेटिक की बात है, ये सब्सटेंस वो हैं कि अगर हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक, लेकिन अट्रैक्ट जरूर होते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में आपके पास है मैग्नीशियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, MnSO4 H2O 10H2O या H2O से। ये कुछ सब्सटेंसेस है जो पैरामैग्नेटिक है, और इनका क्या है, वीकली अट्रैक्टेड या वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है लेकिन वीक आती है, ठीक है। जहां तक फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे, जब इनको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इसके एग्जांपल में आता है कोबाल्ट, निकल, सॉफ्ट आयरन एंड सच। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये वीकली होते हैं और ये तो रिपेल करते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए, इनकी प्रॉपर्टी को अलग अलग दिखाने के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जाय, याद करिए जाय, यहाँ पे जाय नेगेटिव होता है, यहाँ पे जाय पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी जाय पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल वैल्यू और यहाँ पे लार्ज वैल्यू। यहाँ पे स्मॉल वैल्यू क्यों, क्योंकि वीकली अट्रैक्टेड है, वीकली मैग्नेटाइज होता है। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लार्ज वैल्यू क्यों, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली तरीका है पता करने का कि कोई सब्सटेंस अगर आपको दिया है तो उसको आपको रख देने का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और आप देख के पता कर सकेंगे
कि ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है ना। और इसमें भी आप पता कर सकते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में भी ना, इसमें भी ये तो चलो क्लियर मालूम पड़ता है रिपेल करता है, आप बोलेंगे तो दोनों अट्रैक्ट होगा, ये दोनों मैग्नेटाइज होगा। इसमें भी फर्क है। क्या फर्क है पता है? अगर आप पैरामैग्नेटिक से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे ना एक्सटर्नल, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है, जबकि फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता है, उसमें मैग्नेट प्रॉपर्टी रह जाती है, रहती है, मतलब ये परमानेंट मैग्नेट भी बन सकता है। ये प्रॉपर्टी है फेरो की। इस तरह से भी हम लोग इसको सेपरेटली समझ सकते हैं। मैं देखिए आपको कंपेयर करके क्यों बताया मालूम है? क्योंकि डिस्टिंग्विश आ सकते हैं। अभी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन स्टार्टिंग मैंने आपको एकदम बेसिक आइडिया दे दिया जो आपको एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट भी बन सकता है आपके लिए समझने के लिए, कैसे हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक एक को इंडिविजुअली हम देखेंगे। तो मैं स्टार्ट, ये तो बेसिक आपको मैंने समझा दिया। अब मैं आपसे स्टार्ट करूंगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायमैग्नेटिक पहला वाला है मैग्नेटिक मटेरियल में डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल व्हाट है। क्या बताया मैंने आपको इसके बारे में? मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इसको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो रिपेल करेगा। अब चलिए इसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं क्यों रिपेल करेगा। देखिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद करिए मैंने आपको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया था, पाउलीज एक्सक्लूजन। तो पाउलीज एक्सक्लूजन बताया था मैंने कि वो पेयरिंग होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन का। पाउली ने क्या बोला था? एक शेल में एक एनर्जी लेवल में यू कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। अगर आउटर मोस्ट में पेयर्ड है, सब अनपेयर्ड है ही नहीं, तो फिर नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो भाई जीरो होगा ना। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो इनका जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इनका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड कोई है ही नहीं। जब अनपेयर्ड है ही नहीं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा नहीं, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट होने के लिए एक को सिंगल होना पड़ेगा, ऐसा अनपेयर्ड। लेकिन इसमें सब पेयर्ड होता है। तो पेयर्ड होने की वजह से इनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, इसलिए नेचुरल कंडीशन में ये लोग कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते नेचुरल कंडीशन में। अब जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब जब इसी को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से रिपेल होता है, दूर जाता है, उसका भी एक्सप्लेनेशन है। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से क्यों रिपेल करता है। ध्यान से सुनिए। अभी इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसे घूम रहे हैं आपके ऑर्बिट में। तो समझिए, लेट्स देखते हैं, 2 आपके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, क्योंकि पेयर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया। अभी ऑपोजिट स्पिन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को उल्टा घूमना पड़ेगा। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट का डायरेक्शन तो भाई उल्टा होगा ना। करंट जो आई है, वो तो ऑपोजिट, उसका नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, तो कन्वेंशनल तो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज तो करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में आएगा, है ये। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे करंट ऐसा है तो आप उंगली ऐसा घुमाएंगे, थंब ऊपर की तरफ होगा। अभी थंब ऊपर की तरफ होगा तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ऊपर की तरफ होगा, एम। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, क्लॉकवाइज है, तो थंब नीचे की तरफ होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ होगा। यही है, पेयर्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ये नेचुरल कंडीशन, नेचुरल। अब जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। अब इसको आपने रख दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं, ये भाई आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से एक लॉ अप्लाई होता है जिसका नाम है लेंज लॉ।
आपने फैराडेज लॉ स्कूल में पढ़ा होगा, आपको याद ना हो तो ठीक है, आप आगे के चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में है लेंस लॉ, मगर यहाँ यूज होने वाला तो मुझे बताना पड़ेगा। लेंस लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर है, उसकी वजह से किसी भी सर्किट में या लूप में एक ईएमएफ क्रिएट होता है जो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अपोज मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड को इसको अपोज करना है। इसका मतलब है अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अपवर्ड्स, तो इन दोनों लूप में एक ऐसा करंट इंड्यूस होगा लेंस लॉ के हिसाब से जो इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट के लिए आपका करंट जो है वो घूमना चाहिए क्लॉकवाइज। मतलब कि आपका एक एक्स्ट्रा करंट ऐसे मूव होगा, इसको मैं बोलता हूं इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट ये किस वजह से आया? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया। ये करंट इसको अपोज करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट इसको अपोज करेगा, क्योंकि ये घूमेगा आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, सॉरी ऐसे घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो नीचे की तरफ, दोनों तरफ नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इसको अपोज करेगा। इसका मतलब है इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आएगा, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आएगा, दोनों की वजह से नीचे आएगा, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इंड्यूस्ड है, दिस इज इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में डालने की वजह से। अब क्या हुआ? अब देखो इधर मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है नीचे है। सपोज हम लोग एक वैल्यू देते समझने के लिए, सपोज इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 4 है, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो मतलब 6 ऊपर की तरफ हुआ, 10 माइनस 4 ऊपर की तरफ 6, वेक्टोरियली एडिशन होगा। अब यहाँ दोनों नीचे हैं, 10 प्लस 6 सेम डायरेक्शन है 16, 10 प्लस 4 सॉरी 10 प्लस 4 10 प्लस 4 14 नीचे की तरफ। अभी इसमें नेट 6 ऊपर की तरफ है, यहाँ पे नेट 14 नीचे की तरफ है, तो ज्यादा किस तरफ है? नीचे के ऊपर, ज्यादा तो नीचे की तरफ है। ज्यादा नीचे की तरफ मतलब ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। सिंस वो अपोज कर रहा है इसीलिए आपका डायमैग्नेटिक अपोज करता है, इसलिए ये इससे रिपेल होता है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। सिंस वो अपोज कर रहा है इसलिए वहां से दूर जाता है, रिपेल होता है। अगर उसको ऐसा डायग्राम दिखाओ, सपोज ये आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर आ रही होगी ना, ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया आपका डाया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आएगी ना, ऐसे चली जाएगी, दूर से निकल जाएगी, पास आएगी नहीं, पास आएगी नहीं, ऐसे निकल जाएगी डायमैग्नेटिक। मतलब ऐसा कुछ अगर आपको देखना का मिल सकता है, सपोज ये आपका डायमैग्नेटिक है, तो अंदर इसके डायमैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, इसका खुद का एक कॉइल जैसा, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा निकलता है। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और जो आपकी लाइंस ऑफ फोर्स इधर से आ रही है ना, इधर वाली, ये वाली जो लाइंस ऑफ फोर्स है, उनका ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो देखिए नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल, कैसे रिपेल होता है? क्योंकि अंदर ये जो है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड अपोज करती है। अगर नॉर्थ टू साउथ अपना लाइंस ऑफ फोर्स है तो ये अपना नॉर्थ टू साउथ उल्टा करेगा, मतलब नॉर्थ के सामने नॉर्थ, साउथ के सामने साउथ आता है, अंदर इसके हिसाब से रिपेल करेगा। इसीलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रिपेल करता है, और अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है तो क्या होगा पता है? डायमैग्नेटिक है ना, स्ट्रॉन्ग के वहां से वो वीक की तरफ जाएगा, जहां पे वीक है, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है, उस तरफ वो मूव करेगा अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो। और एक और उन्होंने बोला, अगर सपोज आप एक YouTube मैनोमीटर में लिक्विड डायमैग्नेटिक लिक्विड फॉर्म में लेते, लिक्विड फॉर्म में, सपोज लिक्विड फॉर्म में आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, लिक्विड फॉर्म में है ना, डायमैग्नेटिक। अभी सपोज यहाँ पे बगल में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बगल में है, आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बगल में लगा दिया, इसके बाजू में लाया, क्या होगा मालूम है? ये जो यहाँ का जो लिक्विड है पास वाला, वो दूर को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से पुश करेगा और पुश करके इधर लिक्विड इधर जाएगा, यहाँ का कम हो जाएगा और लिक्विड वहां, मतलब रिपेल होगा, दूर जा रहा है। ये भी देखने को मिलेगा। और एक और चीज है बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब सपोज आपका एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है हाँ, और आप एक बार एक मैग्नेट, सपोज डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, उसको आप सस्पेंड करते हैं तो पता कैसा लाइन हो, ये एक्सटर्नल है ना,
आपका जो डायमैग्नेटिक होगा ना, जो सस्पेंडेड, वो इसको परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएगा 90 डिग्री पे, मतलब अंदर की तरफ। हाँ, वो ऐसा ऐसा टेढ़ा नहीं है, अंदर की तरफ है। मतलब कैसा बोल रहे हैं, ये आपका सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आपने वो जो सस्पेंड करके रखा है ना डायमैग्नेटिक को, ऐसा 90 डिग्री पे हो जाएगा। अब आप बोले सर 90 डिग्री पे क्यों, अगर रिपेल करे तो पूरा ऐसा होना चाहिए ना, उल्टा 180 होना चाहिए। 90 पे क्यों, इस पे क्वेश्चन हो सकता है सर 180 पे होना चाहिए ना, उल्टा एकदम ऑपोजिट जाना चाहिए, क्यों 90 पे 180 पे हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर में, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू कितना था, mb या म्यू बी मतलब mb, और बोला था कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, इसलिए वो टिक नहीं पाएगा, हाईली अनस्टेबल है वो, तो एग्जैक्टली उल्टा नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो 90 डिग्री पे अलाइन। 90 डिग्री पे पोटेंशियल क्या था यार, जीरो था, तो ऐसे अलाइन हो जाता है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, ये आपका डायमैग्नेटिक है सस्पेंडेड, वो 90 डिग्री पे अलाइन होता है, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, तो अनस्टेबिलिटी ना हो उसके लिए वो 90 डिग्री का, मतलब फिर भी रिपेल ही है 90 डिग्री, मतलब उससे दूरी है, उसके डायरेक्शन थोड़ी है, उससे दूरी है 90 डिग्री पे होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, इजी, आई थिंक दैट वाज इजी, डायमैग्नेटिक। तो अगर शॉर्ट नोट भी आएगा तो आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक। अभी सब एग्जांपल तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सब दे दिया, इसलिए मैं वापस वो रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो वहां पे आपको एग्जांपल तो सब बता दिए। अब मैं बात करता हूं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनपेयर्ड, सबसे पहला चीज, डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो नेट डायपोल मोमेंट तो होगा डेफिनेटली होगा, मतलब अगर ये आप एग्जांपल लें ऐसा, तो डायपोल मोमेंट तो होगा भाई, हर एक एटम का ऐसा डायपोल मोमेंट होगा, एरो बता रहा है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो फिर क्यों, फिर तो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, वो नॉर्मल स्टेट में नहीं है, फिर भी नहीं है, क्यों, कारण ये है कि हर एक में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन थर्मल एजिटेशन मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है वो गर्म, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर तो होता है 27-30 जो भी, उसकी वजह से थर्मल एजिटेशन की वजह से जो ये जो इनका जो अलाइनमेंट होता है ना, सब रैंडम होता है, इट्स ऑल रैंडम, कैसे भी लोग अलाइन है, एनी वाउ, नो विदाउट एनी डायरेक्शन, कुछ भी कैसे भी। अब इसकी वजह से क्या, दोनों सब एक दूसरे का कैंसिल कर देते हैं, तो उनको सिंगल हर एक एटम को डायपोल मोमेंट है, लेकिन अलाइनमेंट उनका रैंडम है बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, तो सब कैंसिल हो जाता है एक दूसरे को। अब अगर आप इनके को अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं, अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते है ना, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये सब है ना एक ही डायरेक्शन सब हो जाएगा लाइन ऐसे, सर एकदम डिसिप्लिन जैसे कोई प्रिंसिपल आ गया, एक्सटर्नल मैन कोई प्रिंसिपल आ गया, सब उसी डायरेक्शन में लाइन हो जाएगा। मतलब अगर आपको मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाऊं ना, अगर ये आपका पैरामैग्नेटिक है तो लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएगी, अंदर ही जाती है रिपेल, हाँ तो रिपेल होती थी ना डायरेक्ट में, पैरा में तो अंदर ही जाती है, क्योंकि सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक। और अगर इसको आप कोई नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे ना, तो जो पैरामैग्नेटिक है वो वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ मूव करेगा, डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाएगा, रिपेल हो रहा था, ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा, ये भी एक चीज है। और दूसरा, अगर वो यूट्यूब वाला मैनोमीटर, सपोज यहाँ पे लिक्विड है ना, कौन सा भी है, अभी आपने पैरामैग्नेटिक लिक्विड लिया है, और यहाँ पे सपोज आपका मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल बाजू में, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड अभी उसकी तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ से हटेगा, और यहाँ पे जमा हो जाएगा ज्यादा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ से हट के इस तरफ आ जाएगा, मतलब इट विल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट होता है ना इसीलिए। लेकिन मैंने आपको जो इसके लेक्चर के स्टार्ट में बोला था, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे ना, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, ये अपने नॉर्मल पे वापस इधर ही पहुंच जाएंगे, ये सब वापस वही रैंडम पे आ जाएंगे। मतलब कि मैग्नेटिक हटाने के बाद, एक्सटर्नल मैग्नेटिक हटाने के बाद उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है, दे डू नॉट पोजेस एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, गेटिंग माय पॉइंट।
सो दिस इज अबाउट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इस पे थोड़ा और स्टडी किया था पियर क्यूरी ने, नाम सुना होगा पियर क्यूरी, पियर PIER, पूरी फैमिली थी इसमें, मालूम है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स और इसमें। 1895 में पियर क्यूरी ने क्या स्टडी किया पता है, कि उसने देखा कि थर्मल एक्साइटेशन, थर्मल एजिटेशन में से लोग रैंडम होते हैं, तो उसने बोला अगर सब्सटेंस सपोज पैरामैग्नेटिक हो गया है और अगर मैं इसको हीट दूं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो क्या इस पे असर होगा, इसके मैग्नेटाइज जो है ना, मैग्नेटाइजेशन हुआ है उस पे क्या असर होगा, वो उसने स्टडी करने की कोशिश की। ठीक है, आप समझ में क्या हो रहा? तो उसने क्या देखा, ध्यान से सुनिए। उसने देखा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेट में अपने पैरामैग्नेट, उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है ना M, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो मैग्नेटाइजेशन कम। कंबाइन किया इसने, B/T लिखा, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डाला, C/B/T, C को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट और इसको बोलते हैं क्यूरी लॉ। दिस इज कॉल्ड एज क्यूरी लॉ। इसमें भी थोड़ा आगे और हो सकता है, सिंपलीफिकेशन में बता रहा हूं क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अभी आप लिख सकते हैं M = C, B को लिख सकते हैं μ0H, ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है। H को नीचे ले आते हैं, H को नीचे लाएंगे, M/H = C μ0/T, M/H is xi, so xi = C μ0/T, therefore you can say xi is inversely proportional to T। एक रिलेशन बन गया, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया पैरामैग्नेटिक्स। आई होप आपको समझ में आया, सिंपल है, वेरी सिंपल। ये लोग को होता है डायपोल लेकिन रैंडम होता है, एक्सटर्नल में फिर वापस रेंज हो जाते हैं, लेकिन जैसे आप एक्सटर्नल हटा देंगे तो वापस ओरिजिनल पे नॉन मैग्नेटिक हो जाते हैं। और ये आपका लॉ है, क्यूरी लॉ, जो प्रोपोर्शनैलिटी बताता है। ये सिंपल चीज में आपका पूरा पैरामैग्नेट हो गया। अब हम जाते हैं लास्ट वाला, वो है फेरोमैग्नेटिक। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जिसमें बनता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो है आपका फेरोमैग्नेटिक। उसमें आपका निकल, कोबाल्ट, सॉफ्ट आयन, ये सब हैं जो बनते हैं, जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए देखते हैं व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक भी अनपेयर्ड है, फेरोमैग्नेटिक भी अनपेयर्ड है, मतलब उसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट है हर एक में, जैसे पैरा में था इसमें भी है, लेकिन इसमें भी वैसे अनमैग्नेटाइज, मतलब इनिशियली तो उनको खुद का कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता नहीं है इनिशियली, जैसे पैरा में नहीं होता इसमें भी नहीं होता। लेकिन फर्क क्या था, मैंने बताया था, पैरा में वीक होता है, वीक कमजोर होता है मैग्नेटाइजेशन, इसमें स्ट्रांग होता है। पैरा में अगर आप मैग्नेटिक हटा देंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, जबकि फेरो रिटेन करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करता है। वो तो कभी कोई कोई ऐसा है कि जो परमानेंट मैग्नेट भी बन जाते हैं। उसके पीछे कारण बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण है, वर्ड है जिसका नाम है एक्सचेंज कपलिंग। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सचेंज कपलिंग, which leads to what is called as domain theory. Domain theory. Let me explain this, समझाता हूं मैं आपको। ये कारण है जिसकी वजह से आपका जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, अब पैरा में क्या था पता है, हम लोग सिंगल सिंगल देखते हैं ना, हर एक का मैग्नेटिक डाइपोल सिंगल सिंगल एटम का। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पूरा झुंड है, झुंड, पूरा एक झुंड होता है एटम का, जिनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, झुंड। देखिए बताओ, देख मुझे क्या बोलना है, पूरा झुंड, झुंड मतलब कितना पता है, बता दो, 10⁻12 से लेकर 10⁻17 एटम्स, इतने अप्रॉक्सीमेट एटम्स होते हैं। उन सबका एक ही है सपोज, वो सब अपने एक साथ हो जाते हैं, सब सेम वाले एक साथ हो जाओ। जैसे मैं बोलूँ बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे सब हिंदू एक साइड हो जाओ,
सब मुस्लिम एक साइड हो जाओ, सब क्रिश्चियन अलग हो जाओ, सब सिख अलग हो जाओ, सब जैन, ऐसा उनके रिलीजन के हिसाब से हम सेपरेट, वैसे ही इसमें भी होता है भाई। जिनका एक सपोज एक डायरेक्शन है अलाइनमेंट का, अभी सपोज करोड़ों एटम्स हैं, तो कम से कम कुछ तो होंगे ना, इतने सब 10 लाख 50 लाख 100 करोड़ जो भी, वो जिनका पर्टिकुलर सब एक ही लाइन में होंगे, उन सबको एक झुंड में जमा कर दिया, उन सबका एक डायरेक्शन दिखा दिया, सिंगल लाइन से दिखा दिया। फिर दूसरा झुंड, दूसरा इतने झुंड का एटम्स, इनका अलग कुछ होगा डायरेक्शन, फिर और इतने झुंड आएंगे, तो ये सब झुंड आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और एक ही लाइन से, तो क्योंकि सबका एक ही डायरेक्शन है ना, सबका अगर एक ही डायरेक्शन, तो उनको एक ही लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग उनको एक ही लाइन से डिनोट करते हैं। वो जो सब एक वाले हैं ना, वो बिकॉज ऑफ उनके बीच में सेम मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्शन भी सेम है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग, वाला सब साथ में आ जाते हैं, कपल हो जाते हैं भाई, तो हम दोनों सेम है, हम का डायरेक्शन आ जाओ साथ में आ जाओ, तुम भी आ जाओ मेरे साथ हो, क्योंकि तुम्हारा भी डायरेक्शन मेरे जैसा है। तो जितने सेम वाले सब जमा करके अपना एक ग्रुप बनाते हैं, अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, अपना एक रीजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन। ये एक डोमेन हो गया, देखो ये एक डोमेन हो गया, एक दूसरा डोमेन हो गया, तीसरा डोमेन, डोमेन 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 ऐसा अलग अलग डोमेन हो जाते हैं। और इसमें कितने हैं, इसमें 10 10 12 70 हर एक में इतने एटम्स हैं, तो एक झुंड बन गया, ग्रुप बनाया, जो कि ऐसा पैरा में नहीं था, पैरा में तो सिंगल सिंगल थे, फेरो में झुंड लोग हैं सब एक साथ, तो जब झुंड का एक साथ है तो उनकी ताकत बढ़ गई ना, उनकी ताकत बढ़ गई है, तो हर एक में उतने एटम्स हैं। ये जो वॉल है ना, वॉल उसको बोलते हैं डोमेन वॉल, दैट इज कॉल्ड डोमेन वॉल। और ये लाइन है इसको बोलते हैं डोमेन एक्सिस। यहाँ पे कुछ वर्ड याद रखना, लिखना पड़ेगा, डोमेन एक्सिस, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। और जो वॉल डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डोमेन वॉल। इसका साइज कितना होता है पता है, अराउंड 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻4 मीटर, मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर, आप समझ सकते हैं, मिलीमीटर के फ्रैक्शन में ये साइज होते हैं इस डोमेन। ये लोग हर एक तो बहुत लोग हैं, स्ट्रांग है उनका, इतने लोग अगर एक साथ एक ही डायरेक्शन में, तो उनका अच्छा सा मैग्नेटिक मोमेंट जमा हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम वही जो पैरा में था, ये सब डोमेन के जो एक्सिस होते हैं ना, वो भी रैंडम है वापस। अब इससे वो सब भी रैंडम है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। अब इससे एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया, तो भाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, इसलिए अनमैग्नेटाइज स्टेट में या नॉर्मल स्टेट में ये लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, दे डोंट एक्ट एज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया। अब इसको हम रखेंगे किसमें, अब इसको रखेंगे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये जो है ना एक्सिस, ये सब फ्लिप होना, कोई फ्लिपिंग, डोमेन में जो एक्सिस है फ्लिप होते हैं, रोटेट होते हैं, किस डायरेक्शन में, ये सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू करते हैं। ये सब फ्लिप होके अलाइन, और मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगी ना, तो ये सब अपना ये बैरियर तोड़ देंगे और सब के सब एक ही, सबका एक ही फील्ड हो जाएगा। ये सब बैरियर के बीच का वॉल है टूट जाएगा अगर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, और सब इसको कोएलेस, द वर्ड इज कोएलेस मतलब सब एक ही में हो जाएंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिया, मैंने वो क्या बोला था, हिंदू का ग्रुप अलग, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ऐसा सब अलग अलग है। हाँ, फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब देश की बात आई, सब एक हो गए, सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, और उनके बीच का जो भी डिफरेंस है टूट गया। सो डोमेन जो वॉल था वो टूट गया, और सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए। बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये इसी वजह से एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये लोग का जो मैग्नेटाइजेशन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, बिकॉज ऑल आर अलाइन्ड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डोमेन बना। अभी इसमें अगर आप ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे ना, तो ये लोग अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाते, ये लोग वैसे ही रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं फेरो में, कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद भी क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है, क्योंकि ये वापस नहीं जाते स्टेट में, वैसे ही रहते हैं सब, अभी सब जमा एक साथ हो गए ना, स्ट्रांग है सब, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अटक जाती है, रुक जाती है, उनमें मिल रह जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यही फर्क है पैरा में और फेरो में। और वो तो वही है कि अगर आप नॉर्मल नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो देखेंगे कि वो वीकर से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करेगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने से फिर भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फेरो का। अब जैसे हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अभी पैरा में पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्यूरी लॉ, वैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम इसमें पढ़ेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब टेम्परेचर का एक बात बहुत क्लियर है कि टेम्परेचर की वजह से मैग्नेटिज्म कम होता है, तो बहुत सिंपल बात है, क्लियर बात है। इसको क्यूरी नहीं पढ़ा था, क्यूरी ने इसी के बारे में स्टडी किया था। मैं बता रहा हूँ आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये आपका जाय का है, सपोज जाय, और ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है। तो ग्राफ ना कुछ ऐसा बना था ग्राफ। अब जब पियर क्यूरी ने स्टडी किया तो उसने क्या देखा, अगर आप हीट करेंगे ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो धीरे धीरे जैसे भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, तो उसका जो अलाइनमेंट है ना, डोमेन, वो डोमेन पहले बनेगा, डोमेन फिर टूटना शुरू होता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डोमेन सब टूट जाता है, पूरा का पूरा डोमेन टूट जाता है। जिस टेम्परेचर पे टूटता है ना पूरा का पूरा डोमेन, मेहनत से जो डोमेन बना था, वो जो टूट जाता है ना, टीसी, टीसी को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर के बाद आपका सब्सटेंस फेरो नहीं रहेगा, ये फेरो है, फेरोमैग्नेटिक है, और इस टेम्परेचर के बाद पैरा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे उसका सब पूरा डोमेन टूट जाता है, पूरा जो डोमेन स्ट्रांगली जो बने थे ना सब टूट जाते हैं, एक्सचेंज कपलिंग से स्ट्रांग जो है वो टेम्परेचर तोड़ देते हैं उनका। और वो जिस टेम्परेचर टूटता है ना उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। उसके बाद फेरो भी फेरो नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, पैरा बन जाता है। इनफैक्ट देखें ना तो डाया तो हर एक में होता है, कैसा बोलते हैं हम लोग डाया पैरा फेरो, लेकिन फेरो और पैरा में भी डायमैग्नेटिक थोड़ी प्रॉपर्टी रहती है, ऐसा नहीं रहती है। और फेरो भी पैरा बन सकता है, अगर आप हीट करेंगे तो फेरो पैरा बन जाएगा, ऐसा है। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें जाय के बारे में अगर बताना है तो जाय के ग्राफ के हिसाब से जाय इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। टी क्या है, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड मटेरियल एंड टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर। टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल एंड टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर। और इज जाय, जितना ज्यादा जाय उतना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जितना कम जाए उतना कम, क्योंकि जाय क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। वो बताता है कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो सकता है, जितना हाई वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, जितना कम होगा उतना कम मैग्नेटाइजेशन। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक का और एक आगे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। नाम दे देता हूँ, क्योंकि नाम दूंगा तो शायद आपको आइडिया मिल जाएगा, फिर चलो नाम दे देता हूँ। हिस्टेरेसिस, HYSTRESI, हिस्टेरेसिस। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सा है। हिस्टेरेसिस क्या स्टडी करता है मालूम है, कि अगर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो है ना एक पर्टिकुलर वो स्टेजेस क्रॉस करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। उसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना वो स्टेजेस में होता है। और उसको जब अगर हम लोग उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, बड़ा सुंदर ग्राफ बनता है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। या आपने पढ़ा है, या आपने 11 में पढ़ा है इलास्टिसिटी में, स्ट्रेस स्ट्रेन का लूप, हिस्टेरेसिस लूप है 11 में आपका। उसी तरह का लूप हम यहाँ भी देखने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक में, जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए। तो क्या करना है, आपको लेना है फेरोमैग्नेटिक रॉड, फेरोमैग्नेटिक रॉड लेना है। इस रॉड को कहाँ रखना है भाई, इस रॉड को रखना है सोलेनॉइड में। तो सोलेनॉइड में आपको ये रॉड रखना है, ठीक है। ये आपका फेरोमैग्नेटिक रॉड है। इस रॉड का आपको जाई मालूम होना चाहिए, यू शुड नो जाई। जाई तो पहले से मालूम होता है मटेरियल के हिसाब से, उसका पूरा टेबल है, आप इसको रख दिए, ठीक है। अब आपने इसमें करंट पास किया, आई स्मॉल एन याद करो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मालूम है ना। तो इससे आप H निकाल सकते हैं, H इज इक्वल टू NI, ये सब है फर्स्ट लेक्चर में सिखाया मैंने, H इज इक्वल टू NI। तो अगर आपको H मालूम है तो आप M निकाल सकते हैं, इसका मैग्नेटाइजेशन, इसमें जो रखा है इसका मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, याद करो क्या था, Chi H, आप M निकाल सकते।
आप m निकाल सकते हैं, फिर आप b भी निकाल सकते हैं। b भी तो किया हम लोग ने, b क्या था, म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट m, h m म्यू नॉट सब है, तो आप b भी निकाल सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक कितना हुआ है, मैग्नेटाइजेशन में मैग्नेटिक कितना एक्सटर्नल कितना मैग्नेटिक फील्ड बना है, मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ है, वो हम b भी इसका निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब ये निकालने के बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब वो कैसा ग्राफ है, ध्यान से देखिए। ये आपका है h और ये माइनस h है, इसको प्लस h बोलेंगे। दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फील्ड। ये आपका प्लस d है, ये आपका माइनस d है, इसको बोलेंगे फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स मतलब लाइंस ऑफ फोर्स जो पास होती है ना मैग्नेटिक मटेरियल से, उसको फ्लक्स डेंसिटी। अब इस ग्राफ पे हम लोग स्टडी करने वाले क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले करंट पास नहीं है, अनमैग्नेटाइज है, तो हम लोग यहाँ पे वी आर एट जीरो पोजीशन। ये आपका ओरिजिन है जहाँ पे हम हैं। अब आप इसमें करंट पास करेंगे तो ये सब वैल्यूज तो आपने निकाला हुआ, आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब करंट पास होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, तो अगर आप उसको प्लॉट करेंगे ना ग्राफ पे, आप देखेंगे कि आपका ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ रहा है और इधर आके रुक गया। आप करंट बढ़ा रहे फिर भी नहीं बढ़ रहा है, बी का वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा है, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ ही नहीं रही है करंट बढ़ाने के बावजूद। इसको पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन, इसको बोलते हैं मतलब सैचुरेट हो गया आपका मैग्नेटिक जो रॉड है ना, पूरा सैचुरेट हो चुका है, अब और मैग्नेटाइज वो नहीं होगा। तो अब क्या करने का, अब आप करंट घटाइए, कम करिए, बढ़ाने से कुछ फायदा है तो घटाओ। अब जब आप करंट घटाएंगे तो ये वापस रिवर्सिबल नहीं है कि वापस वही पाथ में नहीं आएगा, वो अपना पाथ चेंज करेगा, इधर आता है और फिर इधर आता है। अब मैं दोनों पॉइंट के बारे में आपको समझाता हूं। दो पॉइंट है, इसको B नाम दिया, इसको C नाम दिया है, इसको हमने B से डिनोट किया, इसको C से। अब ये क्या है, देखिए ध्यान से देखिए क्या है, इस जगह पे H तो जीरो है, y एक्सिस में मतलब H जीरो है ना, B पे H जीरो है, अच्छा कैपिटल B जीरो नहीं है, मतलब करंट बंद है, फिर भी रॉड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक है, करंट नहीं है, H नहीं मतलब करंट नहीं है। मतलब क्यों होगा, इसका मतलब करंट बंद होने के बावजूद ये अपना फेरो है ना, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाती नहीं है, अलाइंड है, अभी भी मैग्नेटिक मोमेंट है, अभी भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, रिटेन करके रखा है। इसलिए इस पॉइंट बी को बोलते हैं रिटेंटिविटी, इस पॉइंट बी को, क्योंकि रिटेन करके रखा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा है, इसलिए रिटेंटिविटी। करंट बंद होने के बावजूद आपने मैग्नेटिक फील्ड बाहर का बंद कर दिया, करंट बंद मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल बंद, फिर भी है रिटेंटिविटी। अच्छा आगे, अब करंट को घटाओ, पीछे करो, रिवर्स घटाओ क्या है, तो जीरो हो चुका है, अब रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा करंट रिवर्स, मतलब करंट अगर समझ ऐसे जा रहा था ना, अब उल्टा डायरेक्शन का घुमा, उल्टा डायरेक्शन ऑपोजिट, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, यहां पहुंचेगा सी पॉइंट पे क्या भाई, सी पॉइंट पे सर बी जीरो हो गया, एच जीरो नहीं है लेकिन बी जीरो हो गया, अब यहाँ बी जीरो, मतलब करंट पास है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, करंट पास हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आपने करंट रिवर्स कर दिया ना, तो आपने क्या कर दिया, वो जो डोमेन था ना डायरेक्शन का, अभी उसको उल्टा कर दिया, तो उसको टूटना पड़ेगा, सब डोमेन फिर एक्सिस और डोमेन का जो वॉल्स हैं तो टूट जाते हैं और वो नॉर्मल हो जाते हैं, रैंडम हो जाते हैं, मतलब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो ये जो फोर्स अप्लाई होता है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स, और इस पॉइंट का नाम है कोएर्सिविटी। क्योंकि सब नाम है ना उस प्रॉपर्टी की वजह से है। कोएर्सिव फोर्स मतलब वो फोर्स जिसने वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तोड़ दी, उसको वापस नॉर्मल स्टेट में कर दिया, तो कोएर्सिविटी पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करो, अब फिर करंट को बढ़ाते रहो, करंट को बढ़ाओगे तो आपका वापस ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर यहाँ आएगा
सैचुरेट हो गया, जैसे वैसे था ना, अभी उल्टा डायरेक्शन में सैचुरेट, फिर रिवर्स में आएगा, रिवर्स करो आप इसको तो वापस 2 पॉइंट आएगा, ई एफ, वही पॉइंट, वही जो रिटेंटिविटी था, कोएर्सिविटी था, और बाद में उस जगह पे पूरा हो गया। ये बन गया आपका हिस्टेरिसिस लूप। मतलब जो चीज यहां तक फॉलो की वो रिवर्स ऑर्डर, बस वो मतलब जो एक्सप्रेशन आप यहां देंगे वही आपको याद है रिवर्स ऑर्डर। तो ये बन गया आपका लूप जिसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप, है कि नहीं इंटरेस्टिंग? जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ। अब इसमें क्वेश्चन, ये तो एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे, इसमें क्वेश्चन ये है, मतलब यहाँ मैंने क्या बताया, पूरा स्टेज बताया कैसे मैग्नेटाइज होता है, फिर यहाँ पे डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज होता है, होते 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 वापस डीमैग्नेटाइज, वापस मैग्नेटाइज, मतलब ये पूरा एक साइकिल बन गया। इसी बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। अब ये जो लूप है ना, इसके अंदर जो रीजन है ना, उसका अगर आप एरिया निकालेंगे ना, एरिया, इसका अगर आप एरिया निकालेंगे, एरिया पता है क्या देगा आपको? ये एरिया आपको देगा एनर्जी लॉस। ये पूरा प्रोसेस करने में एनर्जी लॉस हो रही है। तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे, जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन मैथ्स स्टूडेंट को मालूम होगा, उसकी मदद से आप एरिया निकाल सकते हैं। वो जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा? एनर्जी लॉस। इस पूरे लूप में जितना एनर्जी लॉस हुआ है मैग्नेटाइज करने का, डीमैग्नेटाइज करने का, फिर मैग्नेटाइज करने का, वो आपको इस एरिया से मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डज द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप डिनोट? क्या बताता है वो? एनर्जी लॉस। सो दिस इज अबाउट हिस्टेरिसिस। ठीक है, अभी 2 और छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो भी डिस्कस, सब अभी फेरो का ही बात चल रहा है ना, फेरो ये फेरो का खत्म नहीं हुआ। तो ये मेरा था हिस्टेरिसिस के बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है लेकिन सब में नहीं रहती है, सब में नहीं रहती है। फेरोमैग्नेटिक 2 तरह के भाई, फेरोमैग्नेटिक के 2 तरह के हैं, एक है सॉफ्ट, एक है हार्ड। सॉफ्ट और हार्ड कैसे? इसको मैं ग्राफिकली बता दूं आपको कैसे पता चलने का सॉफ्ट हार्ड। हिस्टेरिसिस लूप से बता रहा हूं। फर्क देख रहे हैं ना, ये जाड़ा है, ये पतला है। सॉफ्ट का हिस्टेरिसिस पतला है, जाड़ा है। इसका सॉफ्ट का कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी कम है, इसका ज्यादा है। इधर क्या है? लो कोएर्सिविटी, इधर हाई, लो रिटेंटिविटी, इधर हाई, इधर अच्छा, इधर हाई परमेबिलिटी, एक फर्क, ये हाई इधर है, परमेबिलिटी इधर लो। अब देखिए ये क्या है, चलो ये तो 2 आपको मैं समझा। परमेबिलिटी आप जानते हैं ना, म्यू नॉट, मतलब कि जो आपके सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसमें या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो गेन कर लेता है, वो परमेबिलिटी। लेकिन रिटेंटिविटी कोई लो है, मतलब मैग्नेटाइजेशन रिटर्न नहीं कर सकता। और कम फोर्स में रिटर्न, मतलब रिवर्स करंट डायरेक्शन बंद हुआ, करंट बंद हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। लेकिन करंट चालू हुआ, 1000 टाइम्स उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है अचानक, एकदम कम टाइम में एकदम फास्ट बढ़ता है, बहुत फास्ट बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग। लेकिन करंट बंद किया, गया सब कुछ चला जाता है, मतलब नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जबकि इसमें परमेबिलिटी लो है, जल्दी नहीं बनता मैग्नेट, लेकिन जब बन जाता है स्ट्रॉन्ग, करंट बंद करने के बावजूद जाता नहीं इसकी प्रॉपर्टी। ये आपके परमानेंट, इसको बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट। ये हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट और ये आपका हो गया टेम्पररी मैग्नेट। दोनों का अपना अपना यूज है भाई, दोनों का अपना अपना यूज है। टेम्पररी मैग्नेट किधर यूज होगा आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेट, पता है जो कार वार उठाने में, जंक यार्ड में से उठाने का, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, करंट पास के मैग्नेट बनेगा, चीजों को अट्रैक्ट करेगा, उसको लेंगे और कहीं और छोड़ देंगे। छोड़ने के लिए वापस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को निकालनी पड़ेगी, तो जैसे करंट बंद कर देंगे, छोड़ देगा, तो चीज गिर जाएगी उस जगह पे। ये काम आ सकता है। आपका इलेक्ट्रिक बेल, आपका एक NMR है,
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, सर्किट ब्रेकर्स, लाउड स्पीकर्स, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, टेम्पररी मैग्नेट की। सॉफ्ट टाइम, इसमें सॉफ्ट टाइम यूज होता है। क्या करते हैं, सोलेनॉइड लेते हैं, सॉफ्ट टाइम लेते हैं, उसके बाद सोलेनॉइड कॉइल कर देते हैं। क्या करते हैं, एक सॉफ्ट टाइम लेने का और उसके ऊपर सोलेनॉइड के साथ कॉइल कर, ये आपका यूज होता है। मालूम है ना, मैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मैंने सीखा आपको, ये मूविंग कॉइल का एमसीजी, वहाँ पे यही तो यूज होता है। तो ये सॉफ्ट टाइम पे कॉइल राउंड करने का वो बन जाता है आपका सॉफ्ट टेम्पररी मैग्नेट, दैट इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। और हार्ड में ये जनरली कौन से होते हैं, कोबाल्ट निकल सॉफ्ट आयन। इसमें कौन सा होता है, कोबाल्ट निकल सॉफ्ट आयन, लेकिन उनके एलॉयज यूज करेंगे ना, उनके आप एलॉयज यूज करेंगे ना तो वो हार्ड बन जाता है। तो हार्ड जहां भी यूज हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट भी यूज होता है, वहां हम लोग यूज कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो ये बेसिकली आपका टेम्पररी मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। और एक लास्ट पार्ट है मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग, अब इसके लिए यही यूज होता है सॉफ्ट आयन। अभी मैं आपको एक समझाता हूँ कैसे। अभी सपोज मैं सॉफ्ट आयन का एक लेता हूँ, शेल मतलब हॉलो है, हॉलो, ये जगह खाली है, खाली है जगह, सिर्फ ये जगह है अपना आयन, सॉफ्ट आयन। अब आप इमेजिन करिए मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, यहाँ से आ यहाँ से क्या हो गया, इसका क्या हाई परमेबिलिटी ना, ये सब खींच जाता है, बहुत फास्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। मतलब ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, इसमें से पास होगा, सब के सब इसमें से पास होंगे, सब के सब। अब आप बोलेंगे क्या, इसका क्या मतलब है, समझा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई भी पास नहीं होगा, क्योंकि खाली जगह है, ये खाली जगह है, सब के सब इस कॉइल में से पास होंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट आयन है, इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो सब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से पास होंगे। तो फायदा ये है, जब स्पेस में हमको कोई चीज रखनी है, भेजते हैं हम लोग सैटेलाइट से, और ऐसा डिवाइस भी भेजते हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड उस पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे डिवाइस को सॉफ्ट आयन के शेल के अंदर सिर्फ सेफ रख सकते हैं। इस जगह पे आप वो डिवाइस रख सकते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो स्पेस में, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड्स तो बहुत वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स वहाँ मूव करती रहती है, बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं या फिर एस्ट्रॉइड्स, मतलब स्पेस में भी तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनकी भी हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आपके जो सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, स्टार्स के, किसी के भी मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो अफेक्ट नहीं करने चाहिए। तो उसको हमको एक सॉफ्ट आयन के शेल के अंदर रख देने का, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो शेल में से नहीं पास होगी, वो सब सॉफ्ट आयन की तरफ अट्रैक्ट होगी, वहां से निकल जाएंगी। तो आपका अंदर का डिवाइस तो भाई शील्ड हो गया ना, सेफ हो गया, तो शील्ड हो गया, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द होल चैप्टर। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब समय है एक आध सम भी कर लेते हैं, एक आध सम है वो भी कर लेते हैं, है कि नहीं। तो देखिए आपके सामने दो सम है, टेक्स्ट बुक के पीछे का, लेसन के पीछे का आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला, susceptibility of a paramagnetic material is xi at, तो xi1 is xi और उसका T1 है 27, मतलब एब्सोल्यूट में होता है प्लस 273, so this is 300 Kelvin। xi2 is xi by 3, तो T2 कितना, अब हमने देखा है xi is inversely proportional to Curie's law, मतलब क्या, मतलब xi1 upon xi2 इज इक्वल T2 इनवर्स है ना, तो T2 अपॉन T1, xi1 को xi लिया है, xi2 को लिया है xi by 3, T2 पूछा है और T1 कितना है 300, xi का 3 ऊपर आएगा, सो 3 इज इक्वल टू T2 अपॉन 300, T2 इज इक्वल 300 इंटू 3, 900 केल्विन। अगर आपको सेल्सियस में लिखना है 900 माइनस 273, so 7 to 627 डिग्री सेल्सियस हो गया सम, सिंपल। 5 इधर देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है, लोगों को ट्रिकी लगता है, देख लेना। पैरामैग्नेटिक गैस हैज these many atoms per meter cube, so n by v दिया है, नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब दिया है,
2 into 10 raised to 26, दिस इज एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। एक का डायपोल मोमेंट, एक का ईच का डायपोल मोमेंट है 1.5 into 10 raised to -23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर गैस का दिया है 27, तो आप इसको लेंगे प्लस 273 करेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। पहला पूछा है मैग्नेटाइजेशन m, याद करिए मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला m नेट अपॉन वॉल्यूम, यस। अभी m नेट मतलब इधर एक नहीं है, इतना इतना है, तो n इंटू m अपॉन v, तो 2 इंटू 10 रेज टू 26 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 इज 1.5 इंटू 10 रेज टू -23। एक्चुअली ये n अपॉन v पूरा यही है, ये एक्चुअली n अपॉन v है, तो वहाँ आ गया n अपॉन v पूरा आ गया, तो जगह 3 इंटू 10 रेज टू 3 एम्पियर पर मीटर हो गया। पहला आंसर हो गया, आई होप यू अंडरस्टूड। तो मैं क्रॉस चेक कर लूं पहला आंसर राइट है क्या? हाँ राइट है। सेकेंड, अगर ये गैस एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है जिसका मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला है, तो क्या इसको हम सैचुरेट कर सकते हैं क्या? याद है ना हिस्टेरिक में सैचुरेशन, तो क्या हम इसको सैचुरेशन कर सकते हैं, पूरा मैग्नेटाइज कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन पूछा हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो गैस है इसमें थर्मल एनर्जी रहेगी, तो थर्मल या काइनेटिक व्हाटएवर, थर्मल एनर्जी पर एटम विल बी 3/2 kBT, ये तो हमने पढ़ा है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। सो 1.5 kB का वैल्यू देते हैं वो लोग आपको एग्जाम में, 1.38 इंटू 10 रेज टू -23, टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा कुछ 6.21 इंटू 10 रेज टू सॉल्व करेंगे तो ठीक है। ये थर्मल एनर्जी है, हम लोग बोलते हैं ना एटम्स का क्या होता है, थर्मल एनर्जी होता है रैंडमली ओरिएंटेशन की वजह से, तो इसकी थर्मल एनर्जी इतनी है 6.2 इंटू 10 रेज टू -21 जूल। अभी अब हमको क्या करना है, इसको रोटेट करना है, सबको अलाइन करना है ना। मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, जितने एटम रैंडमली उनको सबको अलाइन करना है। अब ये मैक्सिमम थर्मल एनर्जी हर एक एटम की, हमको उसको चाहिए कि हम इसको अलाइन करें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, तो ही तो कंप्लीट सैचुरेशन कब होगा, चाहे सबके सब अलाइन हो जाएंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी हम अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम ओरिएंटेशन एनर्जी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कितना है भाई पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल mb, याद है ना फर्स्ट क्लास लेक्चर में, mb इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अभी m कितना, एक एटम का, दिस पर एटम, पर एटम m है 1.5 इंटू 10 रेज टू -23, b दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 3 टेस्ला, 4.5 इंटू 10 रेज टू -23 जूल। अब देखिए ये एटम की एनर्जी है, मतलब रैंडमली जो ओरिएंटेड है ना, इतनी एनर्जी का रैंडम है, खुद मैक्सिमम ये कितना एनर्जी अप्लाई कर सकता है, जिस भी आपने जिसमें भी रखा है आपने सैंपल, उसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है जिससे वो ओरिएंट कर सकता है वो इतना है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी जो अवेलेबल है वो थर्मल एनर्जी से कम है। मैक्सिमम ओरिएंटेशन एनर्जी इज लेस देन थर्मल एनर्जी, ये कम है, ये ज्यादा है, कैसे पता? पावर -20 में बड़ा है, -23 छोटा है, और ये 6.4 तो ये ज्यादा है, मतलब रैंडम मोशन ज्यादा है, रैंडम ओरिएंटेशन ज्यादा है, उसको घुमाने के लिए एनर्जी आपके पास कम है। आपके पास इससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए घुमाने के लिए, आपके पास एनर्जी कम है। इसका मतलब है आप सबके सबको घुमा नहीं सकते, आप सब एटम को घुमा नहीं सकते, इसका मतलब आप सैचुरेशन नहीं कर सकते, सबके सबको आप मैग्नेटाइज नहीं, सैचुरेशन मतलब क्या, सबके सब मैग्नेटाइज हो गए, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एटम की जो थर्मल एनर्जी है वो ज़्यादा है और आपके पास जो एनर्जी है उसको ओरिएंट करने की वो कम है, तो आप सबके सबको तो ओरिएंट नहीं करा सकते इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज नॉट पॉसिबल।
इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ, 2 लेक्चर में हो गया क्योंकि छोटा चैप्टर था। आई होप आपको ये इजी लगा होगा, वेरी इजी, भूलिएगा मत, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसमें फुल लाना चाहिए, ऐसा चैप्टर है ना। तो अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम हम लोग विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, जहाँ पे आज जो मैंने लेंस लॉ वर्ड आपको कहीं मेंशन किया था ना डायामैग्नेटिज्म में, वो पढ़ने वाले, वो चैप्टर उसी पे पूरा का पूरा चैप्टर लेंस लॉ पे, जो नेक्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।